गर्मी में गरीब रिक्शा वाला। महेश गर्मी में अपने रिक्शे को चलाए जा रहा था। पसीने से इसका चेहरा बहुत ही बेहाल हो गया था। अगर मैं ऐसी हिम्मत हार जाऊंगा तो मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। नहीं, मुझे मेहनत करनी होगी। महेश ऐसे ही मेहनत कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक औरत आती है और तुरंत ही उसके रिक्शे पर बैठ जाती है और कहती है, भाई साहब मुझे मयूर नगर छोड़ दो। बहन जी 50 रुपए लगेंगे, बताइए ठीक है? हाँ भाई साहब, मुझे देरी हो रही है, जल्दी से छोड़ दो, जितने रुपए लगेंगे ले लेना। मयूर नगर बहुत ज्यादा दूर था। महेश गर्मी में रिक्शे को खींचते हुए चल रहा होता है। वहीं औरत को देरी हो रही होती है। औरत ने गुस्से में महेश को बोला, अरे इतनी धीरे चलाओगे भैया, इतनी देर में तो मैं पैदल चली जाती, और कितनी देर लगेगी आपको मुझे पहुंचाने में? बहन जी जितनी तेज रिक्शा चला सकता हूँ उतनी तेज तो चला ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। महेश पसीने से तरबतर होकर हाँफता हुआ ऐसे ही रिक्शा खींच रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो औरत को मयूर नगर छोड़ देता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो औरत 20 रुपए देते हुए कहती है, ये लो भैया आपके पैसे। कैसी बातें कर रही हो बहन जी, आपको 50 रुपए बोला था और आप मुझे 20 रुपए दे रही हो। और इतनी देरी से जो लेकर आए हो उसका क्या? मुझे यहाँ समय से पहुँचना था, मेरी जरूरी मीटिंग है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो उसका नुकसान कौन भरेगा? ये 20 रुपए दे रही हूँ, लेना है तो ले लो। महेश ने उस औरत के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, रहने दीजिए बहन जी, ये 20 रुपए भी आप ही ले लीजिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। महेश ये बोलकर थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद अपना रिक्शा लेकर चला गया। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ करता था, लेकिन आज उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने अपना गमछा रिक्शे के पीछे रखने के लिए जैसे ही मुंह घुमाया तभी उसकी नजर एक सोने की चेन पर गई। अरे ये सोने की चेन तो शायद उसी बहन जी ने पहनी हुई थी जो कि मेरे रिक्शे में बैठी हुई थी। महेश ने इतना सोचा तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और नहीं महेश, तूने हमेशा मेहनत की कमाई खाई है, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तू उस औरत को ढूंढ और उसे उसका सामान वापस कर दे। अब महेश ने यही सोचा कि वो उसकी चेन वापस कर देगा। वो वापस रिक्शा चलाते हुए मयूर नगर पहुंचा। उसने गलियों में घूमकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बाद जब सूरज ढल गया तो उसने खुद से कहा, जब मेरे 50 रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं इतना परेशान हो गया था। उस औरत की सोने की चेन खो गई है, वो कितना परेशान हुई होगी। मुझे उसे किसी भी तरह ढूंढकर उसका सामान वापस करना होगा, लेकिन अभी के लिए घर चलता हूँ, रात होने वाली है। महेश ये बोलकर अब घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी सुनंदा को सब कुछ बताया और सुनंदा ने कहा, अजी इसमें सोचने वाली क्या बात, जब उस औरत ने इतना बड़ा छल आपके साथ किया तभी तो उसे इसकी सजा मिली। हम इस चेन को बेच देते हैं और बिट्टू के स्कूल की फीस भर देते हैं, और ये चेन तो लाखों की लग रही है, साथ ही 1-2 रिक्शा खरीदकर किराए पर चला लेते हैं। नहीं सुनंदा, अगर हम ऐसी चीज करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? मैं ये चेन कल उस औरत को वापस कर दूंगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप और आपके उसूल। ठीक है जी, घर में दाल चावल बने हैं, मैं वही लेकर आती हूँ। सोचा था कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, घर में मुर्गा बनाऊंगी, लेकिन आप तो। उसे चिंता की वजह से नींद नहीं आई। अगली सुबह वो बिना कुछ सोचे समझे मयूर नगर के बाहर ही अपने रिक्शे को रोक देता है और कहता है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन अगर वो औरत परेशान होगी तो जरूर यहाँ पर अपनी चेन को ढूंढने के लिए आएगी, मुझे तो बस इंतजार करना है। गर्मी में गरीब रिक्शे वाले का बहुत बुरा हाल हो गया था। कई घंटे बैठने के बाद भी कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तभी उसके पास एक अमन नाम की सवारी आती है और वो कहता है, भाई साहब मुझे यहाँ 2 गली आगे जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? मेरे पैर में चोट लगी है। ठीक है भाई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। महेश उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि अमन के पैर में चोट लगी थी। थोड़ी देर में वो उस आदमी को छोड़ देता है और जब वो बाद में पैसे देता है तो महेश ने कहा, रहने दीजिए भाई साहब, आपके पैर में चोट लगी थी इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, कुछ काम इंसानियत के लिए भी होने चाहिए। अरे ले लीजिए, ये तो आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपने मुझे 2 गली छोड़ा है तो ये आपका हक बनता है। नहीं भाई साहब, आपसे पैसे लूंगा तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं कर पाएगी। वो उसे 2 गली छोड़कर वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे पलटने पर वही औरत नजर आती है जिसने अमन के आने पर दरवाजा खोला था। ये बहन तो वही है जिसकी सोने की चेन मेरे पास पड़ी हुई है। महेश अब वापस अपना रिक्शा मोड़कर उस घर की तरफ जाता है जहाँ पर अमन घुसा था। अमन उस औरत से बोल रहा होता है, अब हम क्या करेंगे? मैंने जगह जगह जाकर तुम्हारी वो चेन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। वो चेन बेचने के लिए ही जा रही थी मैं, और रास्ते में ही कहीं गिर गई। अब हमारी बेटी सीमा का ऑपरेशन कैसे होगा? मैंने तो भरी गर्मी में घूम घूम कर उस चेन को ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस चेन को ढूंढते हुए मेरा एक्सीडेंट भी हो गया।
और तब भी धीरे धीरे घूम घूम कर चेन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे फिर भी नहीं मिली। वो तो भला एक रिक्शे वाले का, उसने मुझे यहाँ तक छोड़ा है, और अब जब उसने देखा कि मेरे पैरों में चोट लगी है तो उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। दोनों ही उदास हो रहे होते हैं कि तभी महेश घर के अंदर आता है। उसे देखते ही अमन पूछता है, क्या हो गया, आप वापस यहाँ पर आ गए? कोई परेशानी है क्या भाई आपको? वही वो औरत महेश को देखते ही पहचान लेती है और कहती है, अरे ये तो वही रिक्शे वाला है जिसे उस दिन मैंने पैसे नहीं दिए थे। भैया, मैंने आपको पैसे नहीं दिए इसलिए आप मेरा घर ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। हद होती है बेशर्मी की। औरत ये सब बोल ही रही होती है कि तभी महेश अपने गमछे को खोलता है जहाँ पर एक गांठ लगी हुई थी, और उसमें से वो चेन निकाल कर उन दोनों को देता है और कहता है, माफ करना बहन जी, उस दिन जब आप रिक्शे से उतर रही थी तो आपकी ये चेन मेरे पास रह गई थी। पिछले 2 दिन से मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस्मत से आज जब मैं भाई साहब को यहाँ छोड़ने आया तब मैंने आपको देखा, तो बस आपकी चेन वापस देने आया था। महेश का व्यवहार देखकर उस औरत की आंखों में पानी आ जाता है और वो कहती है, भाई अगर तुम चाहते तो ये चेन अपने पास रख सकते थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम चेन देने के लिए मुझे 2 दिन से ढूंढ रहे थे। बहन जी, मैंने तब भी आपसे अपने हिस्से और हक के ही पैसे मांगे थे। मैं गरीब रिक्शे वाला हूँ जो कि गर्मी में रिक्शा चलाकर पसीना बहाता हूँ, लेकिन किसी को परेशान करके उसके आंसू बहाना मेरी आदत नहीं है। ये चेन मेरी माँ की थी, जिसने मुझे मजबूरी के दिनों में इसे संभाल कर रखने के लिए दिया था। मेरे पति अमन का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, लेकिन किसी वजह से बैंक वालों ने इनका पैसा रोक लिया है और हम इस चेन को बेचकर अपना खर्च चलाने के बारे में सोच रहे थे। महेश वो चेन उस औरत को दे देता है और वो वापस आने लगता है। तभी अमन उसे रोकता है और कहता है, तुम सच में बहुत अच्छे हो भाई साहब, जिसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है और जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ औरत उसे 50 रुपए दे देती है जो कि उस दिन उसके हक के बनते थे, और महेश भी वो सोने की चेन छोड़कर वो 50 रुपए लेकर घर चला जाता है। उसे लेने से वो बिल्कुल भी मना नहीं करता, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। इसी तरह गर्मी में गरीब रिक्शे वाला महेश ऐसे ही अपनी मेहनत से पैसे कमाकर अपने बच्चों का खर्च चलाता है, लेकिन कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करता। सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थीं, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था। घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है। कैसे करना है फिर? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ।
रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है। रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा, वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुंचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुंचे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है, और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियां और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियां क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया, अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू? ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें।
माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहां से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल, शांत हो जाओ। अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।